हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएनटी फिजिक्स में। बच्चों, हम कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। और डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन में हम ऑलरेडी 2 एप्लीकेशन जो है कर चुके हैं। उसमें फर्स्ट थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, जिसमें हमने बहुत सी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक की थी डायमेंशनली। और सेकंड हमने किया था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है तो उसको उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो वो हमने सेकंड एप्लीकेशन में किया, डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन में। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस की, जो कि है टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब डिफरेंट अगर फिजिकल क्वांटिटीज आपको गिवन है और उनके बीच जो आपको अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो वो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी फॉर्मूले को आप किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से वेल नोन फॉर्मूले जो हम 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसको भी हम डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी। तो ये सारे फॉर्मूलेज हम जो है डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करके इन सब फॉर्मूलेज को हम डिराइव कर सकते हैं। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है उसको, तो कौन सी फोर्स चाहिए होती है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। ठीक है, कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे प्लैनेट्स हैं तो वो सन की चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो उसको उनको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है रिवॉल्व करने के लिए सन के। और अगर हम बात करें सैटेलाइट्स, तो जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो ये सब जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये जो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालें? ठीक है, अगर आपको सिर्फ इतना दिया गया है, जैसे देखिए ये बॉडी ऑफ मास m, अगर बॉडी है उसका मास m है, इज मूविंग इन अ सर्कल, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ऑब्वियसली वो सर्कल में मूव करेगी। ठीक है, तो वो सर्कल में मूव कर रही है, और सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा, मान लेते हैं r, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विद वेलोसिटी v, और लीनियर वेलोसिटी इसमें ले ली v। अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, उस सर्कल का रेडियस स्मॉल r है, उसकी वेलोसिटी v है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स F फाइंड आउट करनी है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। कौन सा मेथड बोला है यूज करने को? डायमेंशन। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, अगर आपको रिलेशन बताया, हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि फोर्स, मान लीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो F, तो हमें ये तो दिया है कि ये जो फोर्स है किस पे डिपेंड कर रही है? मास m। ठीक है, मास m पे डिपेंड, हमें ये नहीं पता कि मास पे डिपेंड कर रही है, मास की कितनी पावर है। ठीक है, नेगेटिव पावर है कि पॉजिटिव पावर है, 1 पावर है कि 2 पावर है या 3 पावर है, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि फोर्स जो है मास पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और उसके बाद कि ये फोर्स जो रेडियस r पे भी डिपेंड कर रही है, रेडियस r पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, रेडियस r विद वेलोसिटी v और वेलोसिटी v पे। ठीक है, वेलोसिटी v पे भी इतना हमें पता है कि फोर्स मास पे, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m पे डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r पे डिपेंड कर रही है, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है v पे डिपेंड कर रही है। हमें ये नहीं पता कि इन सब की पावर कितनी है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब कुछ नहीं पता। और ये सारा हम जो है निकालेंगे डायमेंशनली। आइए देखते हैं कि कैसे हम डायमेंशनली जो है ये सब चीजें निकाल पाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसको सबको जो है इकट्ठे लिख लेंगे, ये m r v। ठीक है, अब हमें इनकी पावर नहीं पता कितनी, तो हम इसकी पावर मान लेंगे a, मान लेते हैं क्या, और ये इसको मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं c। ठीक है, मान लेते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है m की पावर a के प्रोपोर्शनल है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है रेडियस r बोला है, तो रेडियस r की पावर b के प्रोपोर्शनल है। जो ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी c के वेलोसिटी v की पावर c के प्रोपोर्शनल है। तो a b c हमने ये पावर्स ले ली इसके, और जो इकट्ठे करके लिखा, तो ये m r v, और पावर आ गई हमारी a, ये r की पावर है b और v की पावर है c। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो लगता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसको मान लेते हैं k। ठीक है, तो ये आ गया m की पावर a, r की पावर b,
और v की पावर c, ठीक है। इस इक्वेशन को हम दे देंगे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि एप्लीकेशन ये डायमेंशनल एनालिसिस की है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस हमें इसको डिराइव करना है, तो हमें डायमेंशन फॉर्मूले तो चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा होता है mL/T-2, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में फोर्स है तो हमने उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया mL/T-2, और यहाँ पे कांस्टेंट, अब ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको के एज इट इज ऐसे लिखेंगे, m इज मास, तो मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो m ही लिखेंगे हम, L0 T0 नहीं लिखा मैंने, m डायरेक्टली लिख दिया a, और रेडियस r है तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा L की पावर v, और वेलोसिटी LT-1, तो वेलोसिटी जो है हमारी LT-1 और इसकी पावर आ जाएगी हमारी c, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये जो m का है, m की कितनी पावर है, l की कितनी पावर है, t की कितनी पावर है, इसको देखेंगे और इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसे आगे करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, पहले लेफ्ट साइड में हमारे पास आ गया है mL/T-2 जो कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको k, और m की पावर यहाँ पे a है, l की पावर, m की पावर आ गई हमारी a, और l की पावर जो है वो कितनी है यहाँ पे b, l की पावर यहाँ पे b, और यहाँ l की पावर c, तो b प्लस c, तो l की पावर आ जाएगी b प्लस c, और t की पावर है -1 अंदर है, c बाहर है, तो t की पावर आ गई -c, t की पावर आ गई -c, तो इसको हमने ऐसे ही इकट्ठे करके लिख लिया। तो ये आ गया हमारा mL/T-2 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -c। तो देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, m जो है वो कितना है, m की पावर 1 है, और वहां पे जो है वो m की पावर क्या है, a है। तो यहाँ से जब इनकी पावर्स कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a = 1, और यहाँ पे जो l की पावर देखेंगे तो l की पावर 1 है और l की पावर b प्लस c है, दैट मीन्स b प्लस c = 1। और t की पावर की बात करें तो t की पावर लेफ्ट साइड में -2 है, राइट साइड में t की पावर जो है वो -c है, तो -c = -2, माइनस माइनस कैंसिल, c = 2। तो देखिए ये a = 1 आ गया हमारा, c = 2 आ गया, और b प्लस c = 1 है, तो c की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, b प्लस c कितना आ गया 2, तो यहाँ पे पुट कीजिए 2 = 1, और b = आ गया 1 - 2, दैट इज b = -1, तो ये आ गया हमारे पास b। a इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास a b c तीनों पावर्स की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1, b की -1 और c की आ गई 2। ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट करके क्या आ जाएगा, f है हमारा लेफ्ट साइड में, राइट में है ये कांस्टेंट k, उसके बाद m की पावर है a, और a हमारे पास आ गया 1, और r की पावर है b, और r हमारे b, और b आ गया -1, तो -1 लगा देंगे। उसके बाद हम v, वेलोसिटी v, उसकी पावर है c, और c हमारे पास आ गया 2, तो ये देखिए। उसके बाद आ जाएगा f = k, m की पावर 1 है, उसको हम लिख सकते हैं m, v², ये पॉजिटिव पावर है तो ये ऊपर रहेगा, और जो नेगेटिव पावर है अगर हम उसको नीचे ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो r की पावर -1 मतलब r की पावर +1 नीचे, मीन्स r आ गया नीचे, तो ये आ गया हमारे पास f = k mv² r। और अगर हम एक्सपेरिमेंटली जब वैल्यूज निकालते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है, तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आ जाती है mv² r। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, F = mv² r। तो हम देख सकते हैं कि हमें ये पता था कि फोर्स m के प्रोपोर्शनल है, तो m की ये m की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पावर उसकी 1 है,
वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 2 है, जो कि हमें पहले पता नहीं था कि कितनी पावर है, तो इस फॉर्मूले से हमने डिराइव कर लिया। और r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उसकी पावर 1 है, तो इस तरह से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला। तो देखिए एक बार फिर से देख ली कैसे करेंगे। जो भी दिया है कि फोर्स जो F है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो F है वो मास m पे डिपेंड कर रही, रेडियस r पे कर रही, वेलोसिटी v पे कर रही है, तो उसको लिख लेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, फिर F इज प्रोपोर्शनल टू दूसरा r है तो उसकी पावर हमने b दे देनी है, फिर थर्ड है v, उसकी पावर c कर दी, फिर उसको लिख दिया F इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, r की पावर b, v की पावर c, और F इज इक्वल टू जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट लगा m r v, और ये सारा इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको, ठीक है, कलेक्टिवली लिख के। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो भी होता है वो mlt माइनस 2 उसको लिख लेंगे हम लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे राइट साइड में कांस्टेंट को एज इट इज लिखेंगे, और मास का m, रेडियस मतलब लेंथ l, और v वेलोसिटी lt माइनस 1, और इसकी पावर a b c हमने दे दी। अब कुछ नहीं करना है, बस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो m के पावर होगी उनको कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड में m की पावर कितनी 1 है, राइट में m की पावर a है, तो a इज इक्वल टू 1, ठीक है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में l की पावर 1, राइट में b प्लस c, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ t की पावर है -2 माइनस c, तो सॉल्व करके c2, और a की वैल्यू हमारे पास, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, और तीनों की तीनों वैल्यूज जो है हम ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और पुट करके हमारे पास फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी फॉर्मूले को जो है डिराइव कर सकते हैं। अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह का, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये एक और एक्सप्रेशन है, और उसमें सिर्फ इतना चेंज किया है कि यहाँ पे हमें लीनियर वेलोसिटी दी, यहाँ पे हमें कौन सी वेलोसिटी दी है, लीनियर वेलोसिटी विद वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी की जगह लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर, यहाँ पे मैं एंगुलर कर देती हूँ, कौन सी वेलोसिटी कर देती हूँ, एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी v है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा कर दी मैंने, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी कर दी, ओमेगा। बाकी सेम, बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद एंगुलर वेलोसिटी omega, find the expression for the centripetal force F acting on the particle using the method of dimension। तो हम इसको भी इजीली कर सकते हैं, और किस तरह से करेंगे, सेम उसी तरह से, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर b, देन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, हमारा पहले हमने वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी थी, अब एंगुलर वेलोसिटी ली है तो उसको लिख लेंगे ओमेगा की पावर c, ठीक है। और इसको जब लिखेंगे कलेक्टिवली तो आ जाएगा m की पावर a, r की पावर b, ओमेगा की पावर c, और जब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा सेम, m की पावर a, r की पावर b, ओमेगा की पावर c। तो ये आ गया हमारे पास, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सेम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2, इससे दोबारा से पिछला क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहा है और एक नया क्वेश्चन भी आपसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। mlt माइनस 2 और कांस्टेंट एज इट इज, मास m है, इसकी पावर a, सेम चल रहा है बिल्कुल, l की पावर है b, बस इसमें चेंज आएगा कि लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं lt माइनस 1, और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने निकाला है अपने प्रीवियस वीडियो में, और वो होता है t माइनस 1, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगल अपॉन टाइम, एंगल इज डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस है और डिवाइडेड बाय टाइम है, तो नीचे टाइम आ गया तो t माइनस 1, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा है t माइनस 1, तो t माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पे, ये चेंज आया, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी थी तो lt माइनस 1, एंगुलर वेलोसिटी है तो t माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे t माइनस 1 लिखेंगे, और ये और इसकी पावर c, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे k, और मास m की पावर a है, l की पावर b है, और t की पावर हमारी माइनस c है, ठीक है, t की पावर हमारी माइनस c है, और लेफ्ट साइड में सेम वैसे ही m l t माइनस 2। अब हम दोनों साइड के जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड में मास की m पावर 1 और राइट साइड में m a, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और यहाँ पे l की बात करें तो l की पावर 1 है, और यहाँ पे l की पावर कितनी है, b, l की पावर है हमारी b, l की पावर b है, तो b इज इक्वल टू भी 1 आ गया है हमारा। और t की बात करें तो t की पावर यहाँ पे है -2, और यहाँ पे t की पावर है -c, तो माइनस c इज इक्वल टू -2, दैट इज c इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। और जैसे ही हमारे पास a b c की वैल्यूज आती हैं उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन हम इसमें पुट कर देंगे, तो f इज इक्वल टू k
m की पावर a दैट इज 1, r की पावर b दैट इज 1 एंड ओमेगा की पावर जो है c दैट इज 2। तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है कि mr ओमेगा स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स in the form of angular velocity, not linear velocity but angular। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने किया सेंट्रीपिटल फोर्स का किया, सेकंड भी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का किया, लेकिन वो जो फॉर्मूला था वो लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में था, और ये जो फॉर्मूला हमने किया वो एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। तो ये फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हैं। F centripetal force F is equal to mv square upon r, and also centripetal force F is given by mr omega square। ठीक है, k की वैल्यू 1 आ जाती है एक्सपेरिमेंटली, तो फिर F की जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास m r ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। m r ओमेगा स्क्वायर इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से हम जो है किसी भी फॉर्मूले को हमने देखा कि कैसे हम डायमेंशनली जो है उसको डिराइव कर सकते हैं, और भी हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से डायमेंशनली हम किसी भी फॉर्मूले को जो है डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द वेवलेंथ लैम्डा। ये देखिए वेवलेंथ लैम्डा, ये लैम्डा है, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। associated with the moving particles depends upon its mass m, its velocity v and Planck's constant h, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये जो वेवलेंथ हमारी लैम्डा है ये मास m, वेलोसिटी v और प्लैंक्स कांस्टेंट h पे डिपेंड कर रही है। और आगे आप लिखना है कि इसको डायमेंशनली जो वेवलेंथ का हमें जो है फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनली डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वेवलेंथ, ये करना है। ठीक है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। लैम्डा क्वेश्चन में बताया गया है कि ये मास m की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें नहीं पता कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें नहीं पता कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी नहीं पता कि स्क्वायर पावर है, क्यूब है, 3 पावर 4 कितनी पावर है, कुछ पता नहीं है। लेकिन अब हम ले लेंगे इसकी पावर, ले लेंगे इसकी a। ठीक है, पावर ले लेंगे a। ठीक है, और लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी v की पावर b की, और देन प्लैंक्स कांस्टेंट h की पावर c। ठीक है, जब हमने डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले थे बहुत सारे, उसमें ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारे फॉर्मूले, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये सारे फॉर्मूले जो है हमने निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा। अब जब हम इसको कैसे लिखेंगे, m की पावर a, v की पावर b, देन h की पावर c। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल का साइन, और यहाँ कांस्टेंट आ जाता है m की पावर a, v की पावर b, देन h की पावर c। ठीक है, लैम्डा इज वेवलेंथ है, तो ये लेंथ थी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला सिंपल m0 l1 t0, या बोले तो L। ठीक है, तो L सिंपल L इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ, हम L लिख देंगे यहाँ पे L। ठीक है, और m0 है, l1 है और t0, तो लेफ्ट साइड में आ रहा है हमारा वेवलेंथ। और कांस्टेंट के मास का m लिख लेते हैं, पावर a है, वेलोसिटी का फिर lt-1 अगेन। ठीक है, पावर b, प्लैंक्स कांस्टेंट, इस प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको दो तरह से बताया था, कि E इज इक्वल टू एच न्यू करके, यहाँ पे जो है मैक्सवेल प्लैंक्स ने रिलेशन दिया है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। E इज एनर्जी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं, जो कि होता है ml2t-2। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क का होगा वही एनर्जी का, और फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया t-1। ठीक है, तो ये ml2 t-2 ऊपर है, -1 ऊपर जाएगा, +1 -2 +1 -1, तो ml2 t-1, इस तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा। ठीक है, वैसे अगर दूसरी तरह से देखें तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है उसको निकालते हैं हम लीनियर मोमेंटम इनटू सिंपल डायमेंशन फॉर्मूले के केस में, डायरेक्शन, ये हमारा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r आ गया, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ml t-1, और ये आ गया L साथ में, तो आ जाएगा ml2t-1। यहाँ से भी देखिए ml2t-1, यहाँ से भी आ गया ml2t-1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला भी प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको ये जो है पता होना चाहिए कि कैसे हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला
निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप सबके पास होनी चाहिए कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ml2t-1। ठीक है, ml2 यहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है ये h, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ml2t-1। ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर जो हमने दी है वो c है। ठीक है, अब इसको देखिए राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं। k कांस्टेंट, m की पावर यहाँ पे कितनी है a, और यहाँ पे देखिए m की पावर है ये c। ठीक है, ये a ये c, तो a प्लस c आ गई। l की पावर की बात करें तो l की पावर यहाँ पे है b, और यहाँ पे l की पावर है 2 और बाहर c, तो 2c, और ये आ गया b, तो कितनी आ जाएगी b प्लस 2c। और अब आते हैं t की पावर पे। ठीक है, तो t की पावर की बात करें, यहाँ पे t की पावर है, हम अंदर -1 बाहर b, तो -b और यहाँ -c, तो t की पावर आ गई -b और ये आ गई -c। ठीक है, तो इस तरह से आ गया हमारी राइट साइड, और लेफ्ट साइड में तो हमारा ये l है। ठीक है, और m0 l1 t1। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड और राइट साइड में m l और t की पावर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में m की पावर हमारे पास क्या है, m जो है वो 0 है। राइट साइड में m की पावर जो है a प्लस c है, तो a प्लस c हमारा यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, देन l की बात करें तो l की पावर l जो 1 है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में l जो है वो b प्लस 2c है, तो b प्लस 2c यहाँ से आ जाएगा 1। और देन t की पावर तो -b, t की जो पावर है लेफ्ट साइड में 0 है, t की पावर 0, और राइट साइड में जो t की पावर है वो है -b, t की पावर -b और -c। ठीक है, t की पावर कितनी है माइनस, यहाँ पे l की पावर है तो b प्लस 2c, l की पावर है b प्लस 2c, तब b प्लस 2c 1 आ गया। t की पावर 0, t की पावर -b -c, तो यहाँ से आ गया -b -c = 0। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो b प्लस c = 0, तो b प्लस c = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस c = 0, b प्लस c = 0 और b प्लस 2c = 1। तो हम दो इक्वेशन, कोई सी दो इक्वेशन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन ले ली b प्लस 2c, और यहाँ पे ले लिया b प्लस c = 0, ये आ गया हमारे पास b प्लस c = 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें अगर इन इक्वेशन को, हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और ये इक्वेशन 3 है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, b प्लस 2c = 1, फिर b प्लस c = 0 है, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस। ठीक है, ये कैंसिल, और 2c माइनस c सिंपल c, और 1 माइनस 0 1, तो c = यहाँ से निकल गया हमारा 1। ठीक है, c आ गया 1। तो जब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो a प्लस c = 0 है, c 1 आ गया, तो a प्लस 1 = 0, और a = -1, यहाँ से a आ गया -1, c आ गया हमारे पास 1। और जब हम इस इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, b प्लस c = 0, तो b जो है और c हमारे पास कितना आ गया है 1, तो c 1 = 0, तो b इज ऑल्सो इक्वल टू -1। तो हमारे पास ये वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, ये इक्वेशन सिंपल मैथमेटिक्स है, हमारे 10th का जो एलिमिनेशन मेथड है उसको हम यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड को सिंपली दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और उस एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से एक वैल्यू निकालेंगे, फिर किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास a = -1, b = -1 और c = 1 हमारे पास आ रहा है। अब ये सारी वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर, अगर ये 1 2 3, यहाँ पे इस इक्वेशन को कोई नाम दे सकते हैं, जैसे इक्वेशन 1 दिया तो फिर हम इसको इक्वेशन इसको 2 दे सकते हैं नाम, इसको 3 बोल सकते हैं, इसको बोल दें 4। ठीक है, और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन जो है 4 फ्रॉम 3। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो इस तरह से ये वैल्यूज निकल गई हमारे पास। तो मैं ये अब क्लीन कर देती हूँ, और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लैम्डा = k, m की पावर जो है वो a है, और a हमारा -1 है, फिर v की पावर जो है वो b है, वो भी -1 है, h की पावर c है, और c जो हमारा कितना है 1 है। ठीक है, ये तीन वैल्यू जो हमारी निकल रही हैं, ये देखिए c1, a -1 और b भी -1 है। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ये 1 2 3, ये तीन वैल्यूज, ये सारी की सारी इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए लैम्डा = k, अगर m की पावर -1 है तो नीचे जाएगा, ये v की पावर -1 उसको नीचे ले जाएंगे, h की पावर जो है हमारे पास 1 है,
और नीचे m की पावर 1, v की पावर 1 और लैम्डा इज इक्वल टू k इंटू h अपॉन एम वी। और जब k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 आती है तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी। ठीक है, तो जो वेवलेंथ हमारी आ गई है, ये वेवलेंथ कितनी आ गई, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी। ये आ गया हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास, v इज द लीनियर वेलोसिटी। तो इस तरह से हमने वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। अब आगे और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ आ सके। Now, bachcho, question number 4 is the oscillations of a simple pendulum depends upon mass of the bob. Okay, mass of the bob, the length of the string, acceleration due to gravity and angular displacement theta. ठीक है, देन डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब हमें पेंडुलम जानते हैं ना, पेंडुलम का प्रैक्टिकल भी हम करते हैं इस तरह से पेंडुलम, ठीक है, जैसे घड़ी का भी होता है पेंडुलम, वो तो उसका टाइम पीरियड निकालना है पेंडुलम का। तो वो इन्होंने बताया कि वो जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है आपका, जो ऑसिलेशंस है उसकी, जो नीचे जो बॉब लगा होता है ना, मेटल का बॉब, ठीक है, ऊपर स्ट्रिंग है, ऊपर स्ट्रिंग है, नीचे वो बॉब लगा है मेटल का, तो वो इस तरह से पेंडुलम जो ऑसिलेशन कर रहा है, तो अब किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली उस मास, बॉब जो लगा है वो मेटल का, उसके मास पे भी डिपेंड करेगा, जो स्ट्रिंग लगा है उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। अब नीचे जो है उसको फ्री छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो नीचे से क्या लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है बॉब के, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रिंग के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी हो रही है, पहले इधर था फिर इधर पहुंचा फिर इधर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सब पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब हमें जो है टाइम पीरियड निकालना है कि इन सब चीजों का जब इफेक्ट पड़ता है तो फिर टाइम पीरियड पे क्या टोटली फर्क पड़ता है उसका। तो देखिए टाइम पीरियड को हम डिनोट कर लेते हैं टी से। तो जिस तरह से क्वेश्चन में बताया वो डिपेंड कर रहा है मास m के, फिर हम लिख लेंगे इसको m की पावर a, फिर जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है दूसरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देखिए उसको लेंथ को l से डिनोट करते हैं तो b कर दिया, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, और आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं g से, उसकी पावर आ गई c, और लास्ट बोला है कि एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना उसकी, ठीक है, ऑसिलेशन में, तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा लिखा है और उसकी पावर देते हैं d, और जब इसको कलेक्टिवली लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास m a l पावर b g की पावर c और थीटा की पावर d। ठीक है, और इसके बाद हम जब कांस्टेंट लगाएंगे k और m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, थीटा की पावर d। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k है ये डायमेंशनलेस है, और ये जो थीटा है एंगल के बारे में भी हमने ये स्टडी किया कि एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम इस फैक्टर को, पूरे के पूरे फैक्टर को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एंगल का डायमेंशन नहीं होते, एंगल की डायमेंशन नहीं होते, एंगल जो है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है हमारी एंगल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, m की पावर a, l की पावर b, देन g की पावर c, उसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व, टाइम पीरियड t है, टाइम का तो डायमेंशन फॉर्मूला t होगा सिंपल। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा m0, l भी 0 और टाइम पीरियड है तो t की पावर 1, सिंपल t है ना डायमेंशन फॉर्मूला, बाकी 0 फैक्टर। ठीक है, तो ये आ गया लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में देखते हैं, हमारा आ गया मास जो है m, तो उसका m की पावर जो है a, देन लेंथ, तो लेंथ का भी l लिखेंगे, ठीक है, l की पावर b, और g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, lt माइनस 2, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है, और उसकी पावर है हमारी c। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L0 M1 L0 T0, फिर यहाँ पे M0 L1 T0, ठीक है, यहाँ पे M0 LT माइनस, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और सिंपल इस तरह थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना, तो ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है, और वैसे लिखेंगे तब भी ठीक है। अब देखिए m की पावर यहाँ पे देख लेते हैं कितनी बनी, m की पावर है यहाँ पे a, और आगे कोई m नहीं दिख रहा, तो m की पावर a।
एल की बात करें तो एल की पावर यहाँ पे आ गई बी और एल की पावर यहाँ पे आ गई सी, तो बी प्लस सी। और बात करें टी की तो यहाँ पे टी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है टी की पावर -2, बाहर सी, तो आ गई -2c। ठीक है, ये आ गई हमारी राइट साइड। और लेफ्ट साइड में है हमारे पास m0 l0 t1। अब हम पावर्स इनकी कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए m की पावर है 0 और राइट साइड में है m की पावर a। ठीक है, और यहाँ पे l की पावर है 0 और राइट साइड में l की पावर b प्लस c। और लेफ्ट में t की पावर 1 है तो राइट साइड में t की पावर -2c। अब सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे b प्लस सी हमारा आ रहा है 0 और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू आ रहा है 1, ये 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जब c निकालेंगे तो 1/2 और ये माइनस साइन भी, तो c इज इक्वल टू -1/2 हमारे पास आ गया। c इज इक्वल टू -1/2। अब c की वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो b फिर प्लस c है तो -1/2 वैल्यू आ गई इसकी इज इक्वल टू 0, तो b निकलेगा -1/2 दूसरी साइड जाएगा तो +1/2, तो ये आ गई हमारी b की वैल्यू। ठीक है, a 0 है, b 1/2 है और c -1/2। ठीक है, a 0 b 1/2 c -1/2, ये सारी की सारी वैल्यूज अब पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में है t इज इक्वल टू k, m की पावर है a तो m की पावर आ गई 0, l की पावर है b तो l की पावर आ गई 1/2 और g की पावर है c तो g की पावर आ गई -1/2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये सारा आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देती हूँ आगे, ये सारा हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं आगे, ये जो आ गया हमारे पास टाइम पीरियड t जो आ रहा है, इसके बाद जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, t की इज इक्वल टू k, m की पावर 0 दैट इज 1, m की पावर 0 दैट इज 1। अब l की पावर आ गई 1/2 और g की पावर -1/2 है तो नीचे जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, तो नीचे आ जाएगा g की पावर +1/2 होगी। ठीक है, अब इसको जब लिखेंगे तो k और l की पावर भी l/g होल पावर 1/2 लिख सकते हैं और t इज इक्वल टू k और होल पावर 1/2 का मतलब है l/g, ये √l/g, t इज इक्वल टू k √l/g। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू k √l/g और ये जो कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 2π, तो टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π √l/g। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड का जो है फॉर्मूला भी हमने, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हमने देखिए किस तरह से डिराइव कर लिया। हमने स्टार्ट सिर्फ यहाँ से किया था कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फिर स्टेप बाय स्टेप हमने कहाँ पहुंच गए कि टाइम पीरियड t जो है वो 2π √l/g है। हम यहाँ तक, वैसे हम यहाँ तक ही फॉर्मूला करेंगे, यहाँ तक भी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, t इज इक्वल टू कांस्टेंट k √l/g। ठीक है, लेकिन हमें अगर पता है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू 2π आती है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कहीं 1 होती है, कहीं 2π, कहीं 1/2 भी लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं तो t इज इक्वल टू 2π √l/g इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने जो है सारे फॉर्मूले जो है डायमेंशनली डिराइव किए हैं, सारे फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का 2 फॉर्म्स की है, एक लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। फिर हमने उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कर लिया और वेवलेंथ का किया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, f इज इक्वल टू mv²/r, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2π √l/g। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जो हमने डायमेंशनली डिराइव किए, तो यहाँ से पता चलता है कि डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत से यूज हैं। हम किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं, हम किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, एक सिस्टम में अगर कोई क्वांटिटी दी है तो हम उसके दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे यूजेस हैं हमारे डायमेंशनल एनालिसिस की, तो इसीलिए डायमेंशन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबको पहले तो डायमेंशन फॉर्मूले अच्छे से अपना बेस
अच्छे से बनाना है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग का जब बेस अच्छा होता है तभी वो बिल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग बनती है। अब ये नहीं कि सिर्फ बेस ही जो है, फाउंडेशन ही बिल्डिंग की पक्की होनी चाहिए, उसके बाद भी जो आप सीमेंट यूज करते हैं, जो आप वुड यूज करते हैं, आप जो ब्रिक्स यूज करते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी की होगी, तो बिल्डिंग जो ओवरऑल बहुत अच्छी बनेगी। तो उस तरह से बेस जो है आपका वो भी पक्का होना चाहिए, और उसके बाद जो है जो जो आगे की जो स्टडी है वो भी अच्छी क्वालिटी की, क्वालिटेटिव होनी चाहिए। तो ही जो है हम जो है सक्सेस जो है अचीव कर सकते हैं, और ये सारा जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस की सारी एप्लीकेशन आ गई, और इसमें हमने ये भी देखा कि इन एप्लीकेशंस के साथ, इन यूज के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी है, और यहीं से हमें पता चल जाती है कि बार बार ये जो के कांस्टेंट आ रहा था, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट था, इसका हमें कोई डायमेंशन फॉर्मूला पता नहीं है। इन केस अगर अगर बात करें हम किसी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर आता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। लेकिन ये सारे जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें नहीं पता, ये डायमेंशन लेस मान के चल रहे हैं, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं हो अगर इसका कुछ फॉर्मूला है तो फिर हमारा ये जो है डिराइव नहीं हो पाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और भी हम बहुत सारे जो कांस्टेंट वैल्यूज लेते हैं, जैसे पाई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, थीटा है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, कोई भी वैल्यूज है उसको भी हम डायमेंशन लेस लेके ही चलते हैं, तभी कोई किसी फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस के बहुत सारे यूज हैं, उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो ये थे हमारे डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस और उसके लिमिटेशंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।